प्रीवियस हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न कहानी की प्रिय छात्राओं, पिछले व्याख्यानों में मैंने पुरस्कार कहानी का व्याख्या और विश्लेषण किया था। उसी क्रम में आज की कड़ी पुनः रखता हूँ। आज की कड़ी के व्याख्यान में पूर्वापर प्रसंग के रूप में दो चीज़ों को जानना जरूरी है, तभी आज की कड़ी स्पष्ट हो पाएगी। पहले मैंने बताया था कि किस तरीके से कौशल राज अपना उत्सव मनाता था। एक खेत का चयन करता था और उस खेत के मालिक को स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। वह खेत का मालिक गौरवान्वित महसूस करता था कि वो राजा के साथ बीज वपन करेगा। यह एक सम्मान भी था। स्वाभिमानी के लिए सम्मान की परिभाषा भी अलग होती है। जो भी किसान है उसका खेत के प्रति इतना आकर्षण और इतनी आसक्ति होती है कि वह अपनी खेत की कीमत पर कुछ नहीं चाहता। लेकिन देश प्रेम एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है, राजा उसके लिए इतना सम्माननीय व्यक्ति है कि देश हित में वो किसी भी प्रकार की आसक्ति और मोह को त्याग सकता है। इस निमित्त परंपरा के सम्मान के लिए मधुलिका वह खेत अपना देती है। बीज वपन के समय राजा के साथ होने के गौरव की वो अनुभूति भी करती है और अपने को बहुत आह्लादित और सम्मानित महसूस करती है। परंतु यह मामला आसक्ति और प्रेम यानी कि कृषि प्रेम, कृषक का खेत के प्रति प्रेम से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह अमूल्य बन पड़ता है और उस मूल्य को ठुकरा देती है। बहुत सारे लोगों के कहने के बाद, बड़े मंत्रियों के बाद उस पूरी परंपरा पर ठोकर मार देती है अपने कृषि प्रेम के कारण। प्रसाद के कहानी चित्रण में पात्रों के चित्र की ये खास विशेषता है। परंतु यह उत्सव समाप्त हो चुका। 1 वर्ष के लिए वह खेत राजा का हो चुका। मधुलिका का उस खेत पर से अधिकार चला गया और पुनः मधुलिका पूर्व स्थिति में आ गई। घर में चैन उसे नहीं मिल रहा था, लिहाजा वह चुपचाप मधुक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बैठ गई। कहानी इस रूप में आगे बढ़ती। पूर्वापर प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा था, उसमें मैंने कहा था कि बड़ा रचनाकार कोई न कोई एक छोटी सी पेशबंदी जरूर करता है। मगध के इस उत्सव में केवल मगधवासी ही नहीं बल्कि आसपास के अनेक राजा और राजकुमार भाग लेते थे। कौशल के इस उत्सव में आसपास के अनेक राजा और राजकुमार भी भाग लेते थे, कौशल की जनता के अलावा। इस उत्सव की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी। इस बात का उल्लेख प्रसाद जी करते हैं। प्रसाद जी इसका उल्लेख करते हुए एक राजकुमार का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। वह राजकुमार है मगध का राजकुमार अरुण, जो अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल के साथ यह सारा दृश्य देख रहा था। वह दृश्य क्या था? राजा सोने की मुट्ठी लगी हल चला रहा था और पीछे पीछे मधुलिका उसमें बीज वपन कर रही थी। वह राजा के कार्य और सौंदर्य पर उतना मुग्ध नहीं था जितना श्रम साध्य पसीने की बूंदों से उत्पन्न सौंदर्य की मूर्ति बनी मधुलिका के सौंदर्य पर मुग्ध था। मधुलिका पुनः अपनी वापस उसी स्थिति में आती है। उत्सव खत्म होने के बाद सब इधर उधर बिखर जाते हैं। अचानक स्थिति यही होती है कि अरुण भी निकलता है। इधर मधुलिका का सुख लगभग ऐसा ही था। प्रसाद जी के ही शब्दों में कहें कि अरुण जब वहां पहुंचा तो कहां पहुंचा? मधुक वृक्ष के नीचे, जहां प्रसाद जी के शब्द लेता हूं अब,
जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। ये एक अद्भुत मना स्थिति जिसका विश्लेषण बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक बड़ी आसानी से नहीं कर सकते, उसको प्रसाद जी ने एक शब्द में व्यक्त कर दिया। जब आप बहुत थकान से भरे होते हैं, बहुत तनाव से युक्त होते हैं, तब आपको नींद नहीं आती, लेकिन बीच बीच में आपको हल्की झपकी भी आती रहती है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस सोच की उलझन के साथ आप सिर पर माथा पकड़े हुए होते हैं और हल्की हल्की झपकी आती रहती है। उसके लिए प्रसाद जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, खिन्न निद्रा। मैं आगे और बताऊंगा कि कैसे प्रसाद जी शब्दों से खेलते हैं और हिंदी भाषा को शब्दों से और उन्नत बनाते हैं। यह उस राजकुमार ने देखा। इधर बीच की लाइनें मैं छोड़ रहा हूं, राजकुमार का पूरा वर्णन है, वो तुम पढ़ सकती हो। मैं उस संवाद की ओर आ रहा हूं जब अरुण मधुलिका से संवाद करता है। संवाद का पहला वाक्य है, और वो भी इन्वर्टेड कामा में है, यानी सीधे सपाट शब्दों में राजकुमार के शब्दों को उन्होंने रख दिया। भद्रे, भद्रे के बाद संबोधन का चिन्ह है, यानी मधुलिका को संबोधित करते हुए राजकुमार कहता है। एक देश का राजकुमार जो उस देश का राजा बनने वाला है, वो साधारण से किसान कन्या को भद्रे कहकर संबोधित करता है। मैंने बहुत पहले यह बात कही थी, उसका कई जगह खंडन भी हुआ था, कि छायावादियों ने नए शब्द गढ़े और खास करके कविता में गढ़े, और वो शब्द, कई शब्द तो चल गए, जैसे कि अचल रेखांकित कर रही थी प्रकृति को, रेखांकित शब्द था। अंग्रेजी के अंडरलाइन का इससे बेहतर अनुवाद नहीं हो सकता था। वैसे ही पंत जी ने एक शब्द कहा, प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना। पक्षी के लिए रंगिणी शब्द का प्रयोग, ये तो कविता की भाषा में हुआ। प्रसाद भी मूलतः तो छायावादी कवि के रूप में ही माने जाते हैं, लेकिन गद्य के भीतर भी बड़े सुकोमल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यह वह दौर था जब संबोधन के लिए स्त्री सम्मान के प्रतीक में, जहां पुरुष भी मौजूद हों, लेडीज एंड जेंटलमैन का प्रचलन था। देवियों और सज्जनों इसका सामान्य अनुवाद किया जाता था। प्रसाद जी ने इस देवियों और सज्जनों की बजाय भद्रे शब्द का प्रयोग किया। यह सीधा जब इसकी अनुभूति करना शुरू करोगी, तो आगे चल करके जब तुम छायावादी कविता पढ़ोगी, तो विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से कैसे बांग्ला का नवजागरण आता है। बांग्ला राष्ट्रवाद के, भाषाई राष्ट्रवाद के निर्माण में भद्रलोक की अवधारणा कैसे आती है, और वह भद्रलोक सभ्य लोक था। प्रसाद वहां से उस सभ्य लोक यानी भद्रलोक की अवधारणा को उठा करके इस स्त्री के प्रति संबोधन के रूप में एक शब्द में निरूपित कर देते हैं, भद्रे, यानी हे भद्र सभ्य महिला। लंबी व्याख्या इसकी होगी जो एक शब्द में निरूपित कर देते हैं। और ऐसे शब्दों को लाकर जो लालित्य प्रसाद अपने भाषा में भरते हैं, वह लालित्य अन्य लोगों के यहां बहुत दुर्लभ पड़ जाता है। यह संबोधन तो दिया, सवाल यही आता है, क्योंकि थोड़ा सा पहचान की कमी है, तो बिना पहचान के बात आगे नहीं बढ़ती है। जब पहचान होती है, बात आगे बढ़ती है, तो प्रेम भी आ ही जाता है। उसकी पहली कड़ी के यहाँ निदर्शन होते हैं, तुम ही ना कल के उत्सव की संचालिका हो। नाम याद नहीं रहता राजकुमार को, या पता ही नहीं होता है, लेकिन सामान्य बालिका का परिचय लेते हुए, सामान्य कन्या का परिचय लेते हुए वो कहते हैं कि कल का जो इतना महान उत्सव था, जो देश देशांतर में इतना प्रसिद्ध है,
उसकी संचालिका रहने वाली स्त्री ऐसी स्थिति में बैठी है, इसमें कई ध्वनियां हैं, इसलिए उसको संदेह होता है। वो अपने संदेह को और स्पष्ट करके उत्तर के रूप में पाने के लिए वह पूछ बैठता है कि तुम वही हो ना जिसने कल के इस महान उत्सव का संचालन किया। अब देखो, उसी के शब्द से शब्द लेकर उसको संबोधित करती है, उत्सव। यानी तुम बड़े आदमी लग रहे हो, वो उत्सव, उसको तुम उत्सव कह रहे हो। इस एक संबोधन में बहुत बड़े अर्थ निकल आते हैं, क्योंकि मधुलिका जहां अन्यों की तरह गौरवान्वित महसूस नहीं करती है राजा के साथ अपने खेत में बीज बपन के प्रति, वहीं दूसरी तरफ यह बोध तो है कि यह उत्सव है, लेकिन उसके अंदर जो आलोड़न चल रहा है वो उसके मन के भीतर उस उत्सव धर्मिता के प्रति शंका पैदा करता है कि वह शंका इस बात की है कि यह उत्सव उससे उसके अपने खेत के प्रति आसक्ति, उसके खेत के प्रति प्रेम को छीन रहा है, इसलिए वो कार्य उत्सव। फिर थोड़ा सा शांत कहे होकर कहती है, हाँ उत्सव ही तो था, यह उत्सव ही तो था में बहुत बड़ी ध्वनि है। पूरी दुनिया के लिए जो उत्सव है वह एक तरीके से मधुलिका के लिए एक वेदना का उत्सव था, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वह उत्सव मगध का एक त्योहार था। मधुलिका के लिए उस त्योहार के साथ साथ अपनी सर्वप्रिय वस्तु के राजा के पास जाने का अवसर था, और परोक्ष रूप से उस प्रेम के आधार तत्व या वस्तु के विक्रय का समय था, क्योंकि उसका मूल्य भी दिया जा रहा था। जब मूल्य दिया जाता है तो बाजार आ जाता है, और जब बाजार आता है तो प्रेम समाप्त होने लगता है। इस बात को उस समय, उस जमाने में प्रसाद जी भली भांति पहचान रहे थे, जो आज अपने अमूल्य तांडव के रूप में उपस्थित है। इसलिए बालिका सीधा सीधा जवाब देने के बजाय उस भद्र पुरुष को यह तो समझ में आ गया कि उसकी भाषा ही बता रही है कि वह पुरुष भद्र है, इसलिए वो भद्रे कहता है। सभ्य व्यक्ति ही सभ्य व्यक्ति का सम्मान कर सकता है, तो वह पहचान जाती है, इसलिए वह यह बात कहती है, उत्सव ही तो था। उत्सव ही था या उत्सव था, इन दोनों के ध्वनि सौंदर्य में बहुत अंतर होता है। बोलने में तो आप प्रकट कर सकते हैं कि हाँ आपका मुखमंडल और शारीरिक चेष्टाएं और हाव भाव यह बता देंगे कि आप प्रसन्न हैं या खिन्न हैं, परंतु लेखन में यह ध्वनित कर देना बड़ा कठिन काम है। प्रसाद जी इस कठिन काम को साधते हैं। यहाँ पढ़ते समय बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब मर्म में जाते हैं तब पता चलता है कि बड़ा रचनाकार एक एक शब्द क्यों चुन कर रखता है। यहाँ ही शब्द से ही उस उत्सव धर्मिता में निहित मधुलिका की खिन्नता को कवि लेखक रूपायित कर देता था। अगला संवाद है, कल उस सम्मान डॉट 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 डैश इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अंग्रेजी में एक कहावत है, खास करके कविता के संदर्भ में, जो गद्य पर भी बहुत ज्यादा हद तक लागू होता है, कि अर्थ का उद्घाटन बिटवीन द लाइंस होता है। यानी पंक्तियों के भीतर तो हम शब्द भरते हैं, रचनाकार के शब्द आते हैं, लेकिन दो पंक्तियों के भीतर जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। उसकी पूर्ति उन लिखित शब्दों के भावों के माध्यम से बहुत उत्कृष्ट अर्थ के आयाम का उद्घाटन कर देता है। कल उस सम्मान तो हुआ था, क्योंकि कौशल देश की परंपरा के अनुसार जिसका खेत चुना जाता था उसको राजा के साथ बीज वपन का सम्मान मिलता था। उस खेत में वह गौरवान्वित महसूस होता था, सारी दरबारी गणों के पास होता था, सामान्य होते हुए भी सामान्य जन से ऊपर की स्थिति में आ जाता था, विशिष्ट जन और भद्र जन बन जाता था, गणमान्य बन जाता था। इस दृष्टि से वो सम्मान्य था।
लेकिन सम्मान के भीतर उस स्वाभिमान का क्या करे जो एक किसान का अपने खेत से जुड़ा होता है, वह जा रहा था। इसलिए वो डॉट 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 है। उस डॉट डॉट के भीतर, उस सम्मान के भीतर निहित स्वाभिमान, या आपके ऊपर, आपके मन में अंतर्निहित कोई और अर्थ की ध्वनि गूंज रही हो जो उस खिन्नता बोध को व्यक्त करती है, जो प्रेम के आधार के छिन जाने से उत्पन्न होता है, वो अर्थ आप इसमें भर सकते हैं। तो सम्मान तो था, लेकिन सम्मान के साथ उसमें एक खिन्नता भी निहित थी, क्योंकि कृषक का प्रेम उस सम्मान के भीतर तिरोहित हो रहा था, और देश प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए वह कन्या उस अपने स्वाभिमान को तिलांजलि दे देती है, परंतु मन की खिन्नता को कहां ले जाए। इसलिए उस खिन्नता को व्यक्त कर रही है कि वो सम्मान किस रूप में था। इधर राजकुमार बोल पड़ता है। केवल इतना ही नहीं करती, राजकुमार के बोलने से पहले वो कहां उठती है, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? जब व्यक्ति बहुत खिन्न होता है तो एकांत चाहता है। वो सब कुछ छोड़ करके एक पेड़ के नीचे उस रात्रि की बेला में एकांत के ही लिए तो आई थी। यहां यह भद्र पुरुष आवे धमकता है और उससे सवाल करने लगता है। वो अपनी एकांत स्थिति को तोड़ने नहीं देना चाहती, लेकिन उसकी भाषा इतनी सभ्य है, आदमी इतना सभ्य लग रहा है कि सीधे सीधे उसको भगा नहीं सकती है। इसलिए व्यंग्यात्मक स्थितियों में वो कहती, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? यानी वो जो सम्मान है वह मूल रूप से वैसा सम्मान नहीं है, एक तरीके का सम्मान का स्वप्न है। और स्वप्न की खासियत है कि सुबह होते ही वो टूटेगा ही। हो सकता है रात को ही स्वप्न देखते समय टूट जाए, जो दिवा स्वप्न देखते हैं उनका भी टूटता है। स्वप्न अपने अभिधार्थ में टूटने के लिए बना है। ध्वन्यार्थ में ठीक है, सपने हम बुनते हैं, कोशिश करते हैं, साकार होते हैं, वो अर्थ अलग हो गया। लेकिन अभिधार्थ में जब बात हम करेंगे तो स्वप्न जो निद्रा में देखे गए हैं या दिवा रूप से देखे गए हैं, वो टूटने के लिए बने हैं। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है कि वो उत्सव होगा, लेकिन वो उत्सव का एक स्वप्न था। और इसीलिए उस बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहती है कि भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? आपकी जो स्थिति है ठीक है, आप खुश रहिए, लेकिन मैं जिस अवस्था में अभी बैठी हूं वो तो आपको दिख ही रहा है। खिन्न व्यक्ति की अवस्था दिख जाती है। इसलिए वह राजकुमार से प्रश्न कर उठती है कि क्या आप मुझे इस अवस्था में ही संतुष्ट नहीं रहने देंगे, अर्थात मुझे संतुष्ट रहने दीजिए। बस आज इतना ही, अगला व्याख्यान आगे।